नमस्कार। कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज का विषय है प्रदेश में जल संचयन, संरक्षण और संवर्धन की गतिविधियां, जिस पर रिपोर्ट तैयार की है हमारे इंदौर संवाददाता मनीन्द्र कुमार दुबे ने। सुर्खियों में मीडिया की खबर के अनुसार डिंडौरी जिले के शहपुरा विधानसभा क्षेत्र के दोमदादर गांव में लोग पानी के लिए गांव के एकमात्र कुएं के पास रात 2 बजे से कतार में लग जाते हैं। इस कुएं में पानी खत्म हो जाता है तो ग्रामीण उस कुएं में फिर पानी आने का इंतजार करते हैं। वहीं जिले में जल संकट को देखते हुए जबलपुर को जल अभावग्रस्त जिला घोषित कर दिया गया है। जिले में शासकीय और निजी नलकूप खनन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। ये तो केवल एक बानगी है प्रदेश में बढ़ते जल संकट की। कमोबेश ये स्थिति गर्मी के मौसम में प्रदेश के अनेक गांवों और शहरों में देखी जा सकती है। हमने धरती की छाती को बेहिसाब नलकूप खनन से छलनी कर दिया है। गांव की बरसाती नदियों और तालाबों का अतिक्रमण कर जल संचय की संभावनाओं को खत्म कर दिया है। इन कारणों से भूजल स्तर पूरे प्रदेश में चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुका है। ऐसे में वर्षा जल के संचयन और संरक्षण से ही भूजल संवर्धन किया जा सकता है। मध्यप्रदेश सरकार के क्लाइमेट चेंज पोर्टल के अनुसार राज्य में हर साल औसतन 1160 मिलीमीटर बारिश होती है। राज्य में जल का बड़ा स्रोत यहाँ की 10 छोटी बड़ी नदियां हैं जो बारिश पर निर्भर करती हैं। इसके अलावा भूजल भी राज्य की जल जरूरतों के लिए एक बड़ा स्रोत है। प्रदेश में जमीन की सतह के ऊपर जल की उपलब्धता 81.5 लाख HA मीटर है। वहीं भूमिगत जल की उपलब्धता 35.53 BCM है। मध्य प्रदेश की नदियां वर्षा जल पर आधारित होने की वजह से इनमें पानी की उपलब्धता भी वर्षा पर निर्भर करती है। इनमें पानी की कमी से न सिर्फ सिंचाई और पनबिजली परियोजनाएं बुरी तरह प्रभावित हो जाती हैं, बल्कि दूसरे उपयोगों के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। राज्य की जलवायु को लेकर किए गए आकलन के मुताबिक वर्षा की सघनता लगातार बढ़ती जाएगी। इसलिए राज्य में जल संचयन और वितरण के उपायों को लेकर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। हमारे यहाँ के जल संग्रहण और वितरण के ढांचे में बदलाव की जरूरत है। जहां एक ओर राज्य में बाढ़ की आशंका को रोकने के लिए कार्ययोजना बनानी होगी, वहीं भूगर्भ जल को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार करना होगा। प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण और संवर्धन के लिए कुछ रणनीतियां बनाई हैं, जिनमें जल संसाधन संबंधी सार्वजनिक स्रोतों का विस्तृत डेटाबेस बनाना, प्रदेश में भूजल विकास की गतिविधियों को गति देना, भूमिगत जल पुनर्भरण को बढ़ावा देना, कुशल जल वितरण तंत्र और प्रबंधन के विकास की योजना, बनानास नदी घाटी स्तर के समन्वित जल प्रबंधन को बढ़ावा देना, अधिक वर्षा के अनुमान के आधार पर जल भंडारण संरचनाओं की समीक्षा और परंपरागत जल स्रोतों और भूमिगत जल पुनर्भरण संरचनाओं को पुनर्जीवित करना प्रमुख है। इसके अलावा सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए समूह जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2012 में मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित का गठन किया है। निगम प्रदेश में प्रत्येक परिवार को नल से सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पेयजल और उद्योगों को जल उपलब्ध कराने के साथ साथ जलमल के सुरक्षित निष्पादन की कार्ययोजना पर भी कार्य कर रहा है। प्रदेश में जल संचयन, संरक्षण और संवर्धन की गतिविधियों तथा जल संकट से निपटने के प्रयासों को लेकर आकाशवाणी ने प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट से चर्चा की। देश और दुनिया में इस वक्त जल संकट एक विकराल समस्या के रूप में सामने आ रहा है और ऐसे में जल की एक एक बूंद बचाना हमारे लिए बहुत कीमती है। हमारी प्रदेश की सरकार जल संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या कर रही है, इस बारे में जानने के लिए हमने हमारे प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट से बात की है। तो मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं उनसे पूछूंगा और हम जानना चाहेंगे कि सरकार किस तरह से जनता के लिए इस पेयजल की समस्या से निजात करने के लिए काम कर रही है। मंत्री जी, पहला मेरा सवाल यह है कि प्रदेश में सिंचाई और पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं काम कर रही हैं? आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री, जो हमारे राष्ट्र का सम्मान भी है, गौरव भी है, परम सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, उस संकल्प को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश के ओजस्वी किसान के पुत्र मुख्यमंत्री शिवराज जी एक प्रयास कर रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि दुनिया में हर चीज़ का विकल्प है, पानी का कोई विकल्प नहीं है। ये बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि जल जो हमारी पुरानी विरासत थी, चाहे वो तालाब हो, नदियाँ हो, बावड़ी हो, जो पानी का संग्रह हम संचय करते थे, आज थोड़ी कठिनाई आने का कारण कैचमेंट एरिया कम हुए हैं,
ये एक बड़ी चुनौती है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि सिंचाई के लिए मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जब पिछली सरकार थी तो मध्य प्रदेश में मात्र 6 या 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में आज बड़े गर्व के साथ हमारे अन्नदाताओं को, हमारा लक्ष्य है 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई किसानों को उपलब्ध कराने की कोशिश, ये प्रयास करेंगे। ये हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री का संकल्प, उस संकल्प को हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी पूरा कर रहे हैं। आपको पता है भैया, मेरा असल में सवाल ये है कि केंद्र और राज्य सरकार के भी कौन कौन सी योजनाएं जल के लिए चल रही है? मैं आपको बोल रहा था, जिस प्रकार से मैंने सिंचाई की योजना बात की, जल जीवन मिशन जी, देश के प्रधानमंत्री का संकल्प, ये पूरे राष्ट्र में और पूरे प्रदेश में चल रहा है। क्योंकि उन्हें पता है ग्रामीण अंचल में कि हमारी जो माँ और बहनें 1-1 किलोमीटर पानी के लिए, पीने के पानी के लिए जाना पड़ता था। अब केंद्र सरकार का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा मुख्यमंत्री शिवराज जी कर रहे हैं। जल जीवन मिशन, ये प्रकार से आपने कहा, किस योजना के तहत हम पीने का पानी घर में टोटी लगाकर ये पानी देंगे। जिस प्रकार से एक उदाहरण दे रहा हूँ, सामेर विधानसभा में 125 करोड़ जल जीवन मिशन के तहत टंकी के माध्यम से, पाइप के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं पानी देने की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपको याद होगा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो अटल जी थे, उनका एक संकल्प था नदियों को जोड़ने का। उसके पीछे उनकी भावना ये थी कि एक योजना में बता दूं आपको, मध्य प्रदेश की आपने कहा ना, एक बड़ी योजना, राष्ट्रीय परियोजना केन बेतवा, वो बुंदेलखंड का एक संकल्प था, एक सपना था, विकास और प्रगति का एक नींव का पत्थर था। कई वर्षों से इसकी बुनियाद देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने रखी थी। इस राष्ट्रीय परियोजना को अभी देश के, मैंने कहा ना कि तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन बेतवा की राष्ट्रीय परियोजना मुख्यमंत्री के सानिध्य में वो स्वीकृत हो गई है और 44,000 करोड़ रुपए की ये योजना है। और इस बजट में केन बेतवा के लिए बुंदेलखंड का नया स्वरूप, विकास और प्रगति के लिए 1400 करोड़ रुपए उसमें कर दिया। आपको मतलब जो आपने बोला ना, ये राष्ट्रीय परियोजना है। जिस दिन ये परियोजना कार्य में परिणित होगी, बुंदेलखंड का विकास और प्रगति के द्वार खुलेंगे। और मेरे अन्नदाताओं को कि हमारा देश, हमारा प्रदेश 70% कृषि पर आधारित है। यहाँ पर इस योजना से लगभग 8,11,000 लोगों को हम सिंचाई देंगे। और पीने का पानी आपने कहा, लगभग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 62 लाख लोगों को सिंचाई, पीने का पानी, शुद्ध जल 62 लाख लोगों की बात कर रहा हूँ बुंदेलखंड में, ये देंगे। और बिजली से इस योजना से 123 मेगावाट बिजली उपलब्ध होगी, रोजगार उपलब्ध होंगे, लोग, विकास और प्रगति, उद्योग आएगा। क्योंकि आप जानते हैं बिना जल के ना हम सिंचाई कर सकते हैं, ना बिजली पैदा कर सकते हैं, ना उद्योग की इकाई कोई विकसित कर सकते हैं। हमारे अपने जीवन में जल का बहुत महत्व। इस दिशा में हमारे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश में योजना चल रही। अभी आपको कई बड़ी बड़ी योजनाएं, जिस प्रकार से कई सिंचाई के लिए बड़े डैम, अब जैसे आपने कहा ना कि बहुत सारी नवाचार, माइक्रो सिंचाई परियोजना एशिया की सबसे बड़ी राजगढ़ में हम कर, उससे सिंचाई भी हो रही है और पीने का पानी भी हो रहा है। कभी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अमृत सरोवर, जो कि केंद्र सरकार ने शुरू किया है। तो मेरा जो सवाल है, पहला तो अमृत सरोवर योजना क्या है ये बता दीजिए, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इन अमृत सरोवर को हम बना तो देंगे, लेकिन इनके संरक्षण के लिए सरकार की क्या योजना है? आप जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल का चल रहा है। इसी संदर्भ में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के हर जिले को 75 सरोवर, तालाब बनाने की बात की। और पूरे देश उनके इस बड़ी योजना, महत्वाकांक्षी योजना, क्योंकि आप बदलाव दो, जब हमारा तालाब एक सरोवर बनकर तैयार हो जाएगा, जब पानी से लबालब होगा तो जितने भी जल स्तर उससे बढ़ेगा,
रिचार्ज होगा तो मनुष्य को पीने के साथ हमारे मवेशियों को भी पीने का स्तर मिलेगा। ये बहुत बड़ी योजना है। अभी मनरेगा से जी कई योजनाओं को सम्मिलित करके इस सरोवर का हम निर्माण कर रहे हैं और मैं सोचता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में इस दिशा में एक आंदोलन के रूप में युद्ध स्तर पर इस योजना को हमने संकल्पित किया है। इसका संकल्प लेकर हम पूरा करेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो तालाब बनेगा जी उसका संरक्षण भी किया जाएगा, उसका रखरखाव भी किया जाएगा और उसको देखभाल भी की जाएगी। इसी के साथ जो कई पुराने तालाब हैं, आपने हमारी विरासत, जिसको हम रियासत भी बोल सकते हैं, कि जो तालाब हमको एक संस्कृति, एक धरोहर के रूप में हमें मिलते थे, उनका उन्नयन भी करना है, उनका गहरीकरण भी करना है, उनका सौंदर्यीकरण भी करना है और उनको अतिक्रमण मुक्त भी करना है और पौधे भी, वृक्ष भी उन तालाबों पर हमको लगाना है। ये हमारा संकल्प काम कर रही है। जल जीवन मिशन की क्या स्थिति है और अपने मध्य प्रदेश में उस लक्ष्य को, जो अंतिम लक्ष्य, उसको हम कब तक पालेंगे? आप जानते हैं कि पूरे देश में हर प्रांत में जल जीवन मिशन का काम चल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री का संकल्प, मध्य प्रदेश की सरकार एक आंदोलन के रूप में इसको ले रही है। देश के उन 5 प्रांतों में जल जीवन मिशन का काम बहुत अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश कर रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश के प्रधानमंत्री का संकल्प जल जीवन मिशन हम अपने समय अवधि में पूरा करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपको पता है बहुत सारी बरसाती और मौसमी नदियां होती है जिनके कारण एक बहुत बड़े भाग की जल आपूर्ति होती है, जो कि नवंबर दिसंबर में अमूमन खत्म हो जाती है। क्या हमारी सरकार इस तरह की कोई योजना बना रही है कि अब इन्हें भी संरक्षित किया जाए ताकि ये जल का न केवल स्तर बढ़े और लंबे समय तक जीवित रहे? आप जानते हैं, मैंने कहा ना, जीवन की एक एक बूंद एक नई ऊर्जा देती है, एक नया विश्वास पैदा करती है। जल ही जीवन है। इसलिए जो आपने एक बहुत गंभीर बात की है कि जो बरसात का पानी है उसको हम कैसे संग्रह करें, उनको किस प्रकार से, जिस प्रकार से हमारे राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री का भी संकल्प था, नदियों को, बाढ़ को जोड़कर उन पानियों को कैसे संग्रह करें, उस दिशा में हमारे देश की सरकार और प्रदेश की सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। मैं इसमें जानना चाह रहा था, कोई छोटे छोटे बंधान बनाने जैसा हम कुछ इस तरह का परिणित नहीं कर सकते? ये युद्ध स्तर पर ग्रामीण पंचायत विभाग कर रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अब धीरे धीरे तालाबों पर भी अतिक्रमण बढ़ रहा है, तो क्या हम ऐसी कोई योजनाएं बनाएं, क्या ऐसी कुछ लोगों की मॉनिटरिंग सतत रखें कि इस पे अतिक्रमण कम हो? की है हमारी सरकार। ये तालाब हमारी धरोहर है और इसका संरक्षण करना, इसको अतिक्रमण मुक्त करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले चुकी है। इसका गहरीकरण भी करेंगे, इसका सौंदर्यीकरण भी करेंगे और पौधे भी लगाएंगे। कोई अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश मुख्यमंत्री स्वयं दे चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वच्छता अभियान में 5 बार देश का सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल कर चुके इंदौर को जल संकट से निजात दिलाने के लिए भूजल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है। इसमें निमंत्रण पत्र के माध्यम से 2000 से अधिक संस्था प्रमुखों, धर्म गुरुओं, समाज सेवियों और गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया था। किसी शहर में जल संरक्षण के लिए भागीदारी से चलने वाला ये देश का सबसे बड़ा अभियान है। 23 अप्रैल से शुरू हुए इस अभियान में 3 माह में 1 लाख घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का लक्ष्य है। वहीं 1500 से अधिक औद्योगिक संस्थानों ने भी नगर निगम के सहयोग से 15 जून के पहले अपने परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए सहमति जताई है। नाले में तब्दील हो चुकी इंदौर शहर की 2 नदियों सरस्वती और कान का पुनर्जीवन भी इस अभियान का एक हिस्सा है। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने नदी शुद्धिकरण संकल्प के साथ नदी में मिलने वाले मलजल और नालों को रोकने की नीति बनाई। नदियों की सफाई, गहरीकरण और किनारों पर पौधरोपण से दोनों ही नदियां एक बार फिर अपने पुराने स्वरूप में लौटने लगी हैं। सुश्री पाल ने शहर में जल संचयन, संरक्षण और संवर्धन के लिए चल रहे कार्यों की चर्चा करते हुए आकाशवाणी को बताया कि इंदौर में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए 28 तालाब, 58 बावड़ी और 600 कुओं को चिन्हित कर उनका भी संरक्षण किया जाएगा। नगर पालिका निगम इंदौर आने वाले समय में भूजल संरक्षण को अपना टारगेट बनाया हुआ है और इसमें लक्ष्य हम लोगों ने रखा है कि 2 तरीके के लक्ष्य हैं। एक वो जिसमें नगर निगम सीमा क्षेत्र में जितने भी तालाब, बावड़ी और कुएं हैं उनका संरक्षण, उनमें इंक्रोचमेंट हटाना, उनका पुनर्निर्माण करना, इन पर ध्यान दिया जाएगा।
साथ ही 22 ऐसे क्षेत्रों का चयन किया गया है जो तालाब जैसी संरचनाएं जहां आसानी से नहीं बन सकती। उन 22 जगह हम लोग नए तालाब शहरी सीमा में बना रहे हैं। इसके अलावा घरों में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की यूनिट है, अब चूंकि नगर निगम सीमा क्षेत्र में अनिवार्य कर दिया गया है, तो इसीलिए हम लोगों ने ये ड्राइव चलाया हुआ है, जिसके लिए जल संरक्षण समितियां बनाई हैं और विभिन्न वॉलंटियर्स इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि इन 2 महीनों में, जो मई और जून है, इसमें सभी जल संरचनाओं पर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कम से कम 1 लाख यूनिट पूरे शहर भर के मकानों, दुकानों या इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में लगाए जाएंगे। इस भूजल संरक्षण अभियान में हम लोगों ने कान्ह और सरस्वती नदी में स्टॉप डैम और चेक डैम को प्राथमिकता में लिया गया है। इसमें जो हमारे पुराने चेक डैम्स और स्टॉप डैम्स हैं, उनका जीर्णोद्धार शामिल है। इसके अलावा 5 नए स्टॉप डैम भी हम लोग नदी पे ले रहे हैं। ये इन सभी गतिविधियों से और इतना रेन वाटर चैनलाइज करने से और जो गाद हटाने का काम लगातार कर रहे हैं, नदी के चैनल हो, नदी में पानी लाने वाले नालों के चैनल हो, तो उससे आने वाले समय में दोनों नदियों में जो पानी की आवक होगी, दोनों नदियों का जो कैशमेंट है वो क्लियर होगा और इनका जो जलीय इकोलॉजी है वो भी आगे और बेहतर होकर नजर निखर कर आएगी। शासकीय आदर्श होलकर विज्ञान महाविद्यालय के भू विज्ञान विषय के वरिष्ठ सह प्राध्यापक और भू वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेश शौर्य का मानना है कि जल संकट से निजात पाने के लिए केवल सरकारों को नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सहभागिता करनी होगी। उन्होंने आकाशवाणी से चर्चा में उन तकनीकी उपायों पर चर्चा की जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संवर्धन किया जा सकता है। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बढ़ती हुई आबादी और जलवायु परिवर्तन के कारण आज देश के अधिकांश क्षेत्र पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं और हमारा शहर इंदौर भी इससे अछूता नहीं है। हम ये जानते हैं कि जल एक प्राकृतिक संसाधन है और यह प्राकृतिक जल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या जल चक्र के द्वारा पृथ्वी पर एक जगह से दूसरी जगह पर लगातार घूमता रहता है और हमें विभिन्न माध्यमों से, जैसे कि बारिश, नदी, तालाब व भूजल द्वारा प्राप्त होता है। आधुनिक युग से जुड़े कई कारणों से भूजल की उपलब्धता लगातार कम होती जा रही है। इस समस्या से निपटने का उपाय केवल भूजल संवर्धन या वाटर हार्वेस्टिंग या भूजल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन ही है। भूजल के संसाधन को बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि हम भूजल का अत्यधिक दोहन ना करें, जल का सही तरह से उपयोग करें और साथ ही साथ भूजल के भंडारण में जल को नियमित रूप से ऐड करें, डालें। यह वैसा ही है जैसे कि हम अपने बैंक से पैसा निकालते हैं। अगर हम लगातार पैसा निकालते जाएंगे, बैंक में पैसा नहीं डालेंगे अपने अकाउंट में, तो एक दिन वो पैसा ख़त्म हो जाएगा, अकाउंट हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें जल के भंडारण के तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है। इस काम के लिए बारिश के पानी को पृथ्वी के अंदर पहुंचाना एक कारगर उपाय है। अगर हम भूजल के भंडारण को बढ़ाने की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में जो हम तरीका अपनाएंगे वो ग्रामीण क्षेत्रों से अलग होगा, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में खुली जगह उतनी उपलब्ध नहीं होती है। वहाँ की जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की जोग्राफिकल कंडीशंस अलग हैं, खुली जगह हैं, खेत खलियान हैं, तो वहाँ पे जो हम तरीके अपनाएंगे वो कुछ अलग तरह के होंगे। तो हम पहले बात करते हैं कि शहरी क्षेत्रों में हम क्या कर सकते हैं। तो शहरी क्षेत्रों में घरों की छतों से जो बारिश का पानी निकलता है उसे इकट्ठा किया जा सकता है पाइप के द्वारा और उसको रिचार्ज पिट या रिचार्ज वेल के द्वारा ज़मीन के अंदर पहुंचाया जा सकता है। लेकिन यह बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब रिचार्ज पिट हम बनाएं तो उसको बनाने के पहले उस एरिया की जियोलॉजी को ज़रूर स्टडी किया जाए। उसे भूवैज्ञानिक आधार पर सही तकनीक से उसका निर्माण करना ज़रूरी है और साथ ही साथ पिट का रेगुलर मेंटेनेंस, उसकी साफ़ सफाई हर बारिश के पहले करना ज़रूरी है। अगर हम ये तकनीक अपना के शहरों में वाटर रिचार्जिंग करते हैं रूफ वाटर हार्वेस्टिंग मेथड से, तो ये तकनीक काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। आवश्यकता पड़ने पर छतों से निकलने वाले पानी को अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स, कंक्रीट के टैंक्स बना करके उसके अंदर भी जमा किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में जो वेस्ट वाटर निकलता है, जो कि किचन से निकलता है या साफ़ सफाई में जो पानी निकलता है, उसका ट्रीटमेंट करके उस पानी का उपयोग बगीचों में पेड़ पौधों को देने के लिए, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के प्रेमाइसेस को साफ़ करने के लिए, कार आदि को धोने के लिए भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ 2 तरीके, एक तो पानी को ज़मीन में पहुँचाना और जो भी पानी हमें अवेलेबल है उसका मैक्सिमम यूज़ करना, ये एक कारगर तरीका हो सकता है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर हमें बड़े बड़े भवनों से, खास करके जो पंचायत या जो स्कूल की बिल्डिंग्स हैं, जो बड़े भवन हैं, वहाँ से निकलने वाले बारिश के पानी को एकत्रित करके, इकट्ठा करके रिचार्ज शाफ्ट या रिचार्ज डग वेल में डाल सकते हैं।
पर ग्रामीण क्षेत्रों में हमें खुली जगह भी आसानी से उपलब्ध होती है, इसलिए यहाँ पर अन्य बड़े रिचार्ज स्ट्रक्चर जैसे कि परकोलेशन टैंक, एक छोटा तालाब हम बना सकते हैं और पहाड़ी के स्लोप से या ढलान से आने वाले पानी को उस तालाब में इकट्ठा करके रखा जा सकता है। जब वो इकट्ठा पानी धीरे धीरे ज़मीन के अंदर परकोलेट होगा, उस ज़मीन के अंदर जाएगा, तो जल स्तर जो है ज़मीन के अंदर का वो धीरे धीरे बढ़ेगा। साथ ही साथ नदी नालों पर छोटे स्टॉप डैम बना कर भी जल संवर्धन का कार्य किया जा सकता है। इससे दो फायदे होंगे। एक, जो सरफेस पे जो रन ऑफ होता है, जो पानी बारिश के बाद बह जाता है, उस पानी को रोक करके उपयोग में लाया जा सकता है। और ये रुका हुआ पानी अगर सही जियोलॉजिकल सेटअप को देख करके अगर सही जगह पे बनाया जाएगा तो उस जगह से पानी बहुत तेज़ी से या अधिक मात्रा में अंडरग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर सकता है, उसको जा कर के इनरिच कर सकता है। तो ये एक तरीका जो है काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में हम वृक्षारोपण भी कर सकते हैं। वृक्षारोपण का फ़ायदा यह होगा कि वृक्षारोपण से जो सरफेस रन ऑफ होता है, पानी का जो सतही बहाव होता है, वो कम हो जाता है, क्योंकि जो वृक्ष हैं या जो ट्रीज़ हैं वो अपनी रूट्स या जड़ों से मिट्टी को बांध के रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं और साथ ही साथ वो जो रन ऑफ है, सरफेस रन ऑफ है, उसको भी कम करते हैं। तो सरफेस रन ऑफ जब कम होगा तो नेचुरली जो ज़मीन के अंदर रिस्क का नीचे जाने वाला पानी है, जो परकोलेट होने वाला पानी है, उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी। इसका इम्पैक्ट इमीडिएटली तो हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम सारी तकनीक को अगर एक साथ सही तरीके से सही जगह पे सही टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो इनके कंबाइंड इफ़ेक्ट से हमें जल स्तर में कुछ समय बाद बदलाव या उसमें उन्नति देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार ये सारी तकनीकें जो हैं का इस्तेमाल हम जल संवर्धन के लिए कर सकते हैं और भूजल के भंडार को बढ़ा सकते हैं। और इन सभी तकनीकों को अपनाने के लिए हमें हर स्तर पर लगातार प्रयास करने होंगे और जियोलॉजिकल स्टडीज़ के आधार पर ही हमें रिसर्च स्ट्रक्चर बनाने होंगे। इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन ही नहीं, इंदौर शहर के नागरिक और सभी लोग इस अच्छी मुहिम में नगर निगम का साथ देंगे और आने वाले समय में हम धीरे धीरे इस प्रक्रिया को अपनाकर हमारी जो जल वाली समस्या है या पीने के पानी वाली जो समस्या है, उसका हम हल, एक सुनिश्चित और अच्छा हल खोज लेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि सरकार के प्रयास रंग लाएंगे और प्रदेश को जल संकट से मुक्ति मिल सकेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए इंदौर से मैं मनिंद्र कुमार दुबे। उम्मीद है कि प्रदेश का अब हर नागरिक बूंद बूंद जल संचय का संकल्प लेगा और इसी संकल्प से हम जल संकट की समस्याओं से निजात पा सकेंगे। कार्यक्रम सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुर्खियों में